डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में मैं तुमको बेसिकली कुछ बातें बता चुका हूं। जैसे कि नॉर्मल 1932 वाली में पार्टनर होते हैं, वैसे ही एलएलपी में पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों होते हैं। पार्टनर तो ठीक है, सभी जने पार्टनर है, उन्हीं पार्टनर्स में से मिनिमम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चूज किए जाएंगे, जो कि कंप्लायंसेस हैंडल करने के लिए, इस एलएलपी के सारे कंप्लायंस हैंडल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यदि किसी पार्टनरशिप फर्म के डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहे हो बेटा, तो बहुत सोच समझ के बनना। एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहे हो, तुम्हारे पे पेनल्टीज लगने लग जाएंगी, तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे सारे कंप्लायंसेस करने के लिए। नेक्स्ट, ये वैसा ही है जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं ना, जो कि सारा काम हैंडल करते हैं, सारे कंप्लायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे ही एलएलपी में वैसे ही एलएलपी में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। मिनिमम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर किसी भी एलएलपी में होने चाहिए। ठीक है, जैसे कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए डिन लेना जरूरी होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसी तरीके से एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने से पहले डीपीआईएन लेना पड़ता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेम कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए अब डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन पे आ जाओ आप लोग। क्या डेफिनेशन है? एवरी निकुंज पढ़ेगा इसको? हाँ सर। Every limited liability partnership shall have at least two designated partners who are individuals, and at least one of them shall be a resident of India. स्टॉप। कम से कम दो होने चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर, और कम से कम एक उनमें से रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। कम से कम दो होने चाहिए तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, और उनमें से कम एक होना चाहिए रेजिडेंट इन इंडिया। एक होना चाहिए रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया का क्या मतलब हो गया रे? रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब हो गया दैट वो फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन भारत में है। ठीक है, रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या हो गया? ये हम अभी देखेंगे। कम से कम 120 दिन हो गया है, 182 डेज की बजाय 120 दिन हो गया है। आगे बढ़। Provided that in case of a limited liability partnership in which all the partners are bodies corporate, or in which one or more partners are individuals and bodies corporate, at least two individuals who are partners of such limited liability partnership or nominees of such bodies corporate shall act as designated partners. Shall have their designated partners। देखो, provided that in case of a limited liability partnership in which all the partners are body corporate, or in which one or more partners are individuals and body corporates, at least two individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate shall act as designated partners। देखो, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सर एलएलपी को बनाने में हम कौन एलएलपी बना सकता है सर? या तो इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, या तो इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, यदि कोई ऐसी इंडिविजुअल्स आ गए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंडिविजुअल ही तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर का दिमाग होना चाहिए ताकि वो डिसीजंस ले सके। बट अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, कंपनी नंबर 1 और कंपनी नंबर 2 इन्होंने मिलके एलएलपी खोल ली है, तो सर यहाँ पर कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे बनाएंगे? कंपनी तो खुद से डिसीजन ले नहीं सकती बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो सर ऐसा बोल रहे हैं कि सर ये लोग क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल को अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपॉइंट करेंगे। ठीक है, एक इंडिविजुअल को अपॉइंट करेंगे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। आओ एक बार वापस देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इन केस ऑफ एलएलपी इन विच ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, या तो कंपनी 1 और कंपनी 2 ऐसा सीन है, या कंपनी 1 और एलएलपी 1 ऐसा सीन है, या ऐसा सीन है एलएलपी 1 एलएलपी 2, एलएलपी भी तो बॉडी कॉर्पोरेट है भैया। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन चल रहा है ना जिसमें कि सारे लोग जो हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट जैसी ऐसी सिचुएशन आ जा रही है। तो उस केस में क्या होगा? in which all the partners are body corporate, or in which one or more partners are individuals and body corporate। एक इंडिविजुअल है और बाकी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। at least two individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate
शेल एक्ट एज डीपीज, यानी कि कम से कम दो इंडिविजुअल जो या तो यहाँ पर पार्टनर हैं, सर एक इंडिविजुअल हो गया जो पार्टनर है यहाँ पर, या तो ये, या फिर नॉमिनीज, इनके इनके नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट दे शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। बताना ये चाह रहा है यदि ऐसी सिचुएशन है तो ये नॉमिनी अपॉइंट करेंगे जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। सर बात समझ में आई क्या? बोलिए हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बात समझने की कोशिश करना। इस डेजिग्नेटेड पार्टनर की इस बात को मिस इंटरप्रेट किया है तुम्हारे आईसीएआई वालों ने, मिस इंटरप्रेट कर लिया। उसमें क्या बोल दिया कि यदि ऐसा सिचुएशन है ना कि दो बॉडी कॉर्पोरेट ही हैं तो सर इनके तो एक एक नॉमिनी हो जाएंगे, प्लस अलग से दो इंडिविजुअल अपॉइंट कर देने पड़ेंगे जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। उन्होंने इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करके और तुम्हारे मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल दे दिया था। जब वो जगह आएगी तब मैं तुमको बता दूंगा, पर अपने को नंबर चाहिए तो वैसा ही करना पड़ेगा। चलिए एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, पढ़ भाई। For the purpose, for the purposes of this, for the purposes of this section, the term resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the financial year. देखो ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा है, तो आपको तो एज इट इज यही टेपना है। क्या टेपना है? बिल्कुल यही कॉपी करना है। हमारे पर्पसेस के लिए रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है? he means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the financial year। सर दो डीपी होने चाहिए मिनिमम, उनमें से एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, उनमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए, एक रेजिडेंट होना चाहिए। तो रेजिडेंट का मतलब है जो कि फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन इंडिया में स्टे किया हुआ हो। पहले ये 182 डेज थी और प्रीवियस प्रीवियस ईयर था, ठीक है। अब ये सब चेंज हो गए, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस वर्ड हट गया, फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन स्टे किया हुआ होना चाहिए इंडिया में, तो हम उसे रेजिडेंट मान लेंगे और वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन पाएगा। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं? देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में इतनी सारी बातें पढ़ ली, आगे क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1, यानी कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए, सेक्शन 7 होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर का, याद रखना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। सब सेक्शन 1 में जो बातें दी गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए, सबसे पहली बात, इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है भैया? देखो जैसे आप लोग जब कंपनी बनाते हो, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो, तो सर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन कैसे करना है उसमें अपन ने पढ़ा था, सेक्शन 7 था कंपनीज एक्ट का, 7 स्टेप्स थे और पहले स्टेप में 7 डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे लग रहे थे, ठीक है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और उन लोगों से डिस्क्लेमर्स लिए जाते थे, ठीक है, वो सारा अपन ने पढ़ा हुआ है। तो सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कंपनी के केस में क्या होता था? एमओयू मेजरली और दूसरे डॉक्यूमेंट्स। अपने एलएलपी के केस में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे? सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स जो होंगे सर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्लस फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, ऐसे करके तुम लोग पढ़ोगे अभी आगे। फॉर्म 1, फॉर्म 2, ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3 से ये फॉर्म हो जाते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का अभी मतलब समझ लो, जिससे एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, जिससे एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। सो if the incorporation document specifies who are to be the DPs, such person shall be designated partners upon incorporation। यदि इनकॉर्पोरेशन करते समय इस एलएलपी को फॉर्म या इनकॉर्पोरेट करते समय ही ये बता दिया गया है कि इस एलएलपी में कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, तो सर वो बन जाएंगे, ठीक है। नंबर 2, और states that incorporation document states that each of the partners from time to time of LLP is to be designated partner, every partner shall be a designated partner। देखो ये नया कंसेप्ट आया है अभी, डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन में चेंज हो रहा है, हुआ है उसमें, उसके बाद आए ये। क्या कई बार होता है ना, इतने सारे पार्टनर्स हैं, सब में लड़ाई होने लग जाती है, मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, सब ऐसे लड़ने लग जाते हैं पोस्ट के लिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एलएलपी ने अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा
सारे जने थोड़े थोड़े टाइम के लिए एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह दूसरे लोग बनेंगे, फिर वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह दूसरे लोग बनेंगे। यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय रोटेशन, अपॉइंटमेंट एंड रिटायर बाय रोटेशन, इसको ऐसा समझ लो। तो सर उस केस में जहां पर एलएलपी के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि सभी जने थोड़े थोड़े टाइम के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, वहां हम सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे। यदि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि सारे पार्टनर्स थोड़े थोड़े टाइम के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, तो हम सारे पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। एवरी पार्टनर शैल बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन दैट केस। सेकंड देखो, ये पहला तो था सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ ये फर्स्ट, इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बताया हुआ है तो वो हो जाएगा। यदि ये लिखा हुआ है कि सारे पार्टनर्स बनेंगे बाय रोटेशन, तो बारी बारी तो हम सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे। सेकंड, एनी पार्टनर में बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। कोई पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे बनेगा उस बात बाबत डिटेल्स या रूल्स उस एलएलपी के कहां लिखे हुए होंगे? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है रे? लास्ट क्लास में पढ़ाया था एलएलपी की क्लास में। व्हाट इज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट? फिड्यूशियरी agreement, बोलो ना, भले गलत fiduciary हो तो भी relation, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। fiduciary relation। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। एलएलपी अच्छा। क्या, एलएलपी में पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे पार्टनरशिप 1932 वाली में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना के फिर ये एलएलपी बनती है, चारों पार्टनर्स आ जाते हैं इसमें। वैसे ही एलएलपी में क्या होता है, ये एलएलपी में क्या होता है सर, यहां भी तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। यहां पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट दो चीजों को गवर्न करता है। पहला, पार्टनर्स के बीच का म्यूचुअल रिलेशनशिप, जैसा कि 1932 वाले में भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट गवर्न करता था कि पार्टनर्स का आपस का रिलेशनशिप कैसा होगा। पहली बात तो एलएलपी में पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये गवर्न करता है। दूसरी बात क्या गवर्न करता है? दूसरी बात गवर्न करता है दैट पार्टनर्स और एलएलपी के बीच का रिश्ता कैसे होगा, इसकी डिटेल्स भी एलएलपी एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एलएलपी के पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दी होगी। ये मैंने तुमको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन एलएलपी का मतलब जो म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स गवर्न करे और पार्टनर्स और एलएलपी के बीच का भी रिश्ता गवर्न करे, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये सारी बातें लिखी हुई होंगी। ठीक है। सो इफ any partner may become a designated partner by in accordance with the LLP agreement। ठीक है, कोई भी पार्टनर एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। एंड अ पार्टनर में सीज टू बी अ डीपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। तो वो पार्टनर कैसे डीपी बनेगा, ये एलएलपी एग्रीमेंट में दिया हुआ होगा, और वो पार्टनर कैसे डीपी से हटेगा वो भी एलएलपी एग्रीमेंट में दिया हुआ होगा। तो अभी तक अपन ने डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ ली है। उसमें से नई क्या है कि सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में यदि किसी को डीपी बताया हुआ है तो फिर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाएगा, यानी कि फॉर्म करते वक्त ही बता दिया। या फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि सर सारे पार्टनर्स बारी बारी से डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, तो सर हम सबको डीपी मान लेंगे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, सर यदि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नहीं बताया हुआ है तो फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से डेजिग्नेटेड पार्टनर का अपॉइंटमेंट होगा और डेजिग्नेटेड पार्टनर का रिमूवल होगा। सर बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। इजी है ना? सर। अरे तुम सब लोग है ना, थोड़े से एक्टिव हो जाओ, सुबह हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ तुम लोग एक्टिव बनो और अपन फटाफट काम करें। ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, मेरे को लग रहा है पूरे 5 नंबर के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर पे नोट लिखने को नहीं आ जाए इस बार, क्योंकि इसमें इतने चेंजेस हो गए हैं। और डेजिग्नेटेड पार्टनर तो सर जान होता है किसी भी एलएलपी का। ठीक है, नेक्स्ट में कुछ पढ़। An individual shall not become a designated partner in any limited liability partnership unless he has given his prior consent to the act to acts as such to limited liability partnership in such form and manner as may be prescribed।
इन सच फॉर्म एंड मैनर एज प्रेस्क्राइब। कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जो उसका पार्टनर है, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर उस एलएलपी में तब तक नहीं बन पाएगा जब तक उसने इस बाबत एलएलपी को अपनी प्रायर कंसेंट नहीं दे दी है कि मैं एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने को तैयार हूं। ऐसा क्यों? कभी ये नहीं लगना चाहिए कि किसी पार्टनर को एलएलपी ने जबरदस्ती डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर पे जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं यार। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले उसकी कंसेंट ली जाए। वो कंसेंट जो है वो एलएलपी लेगी, और फिर एलएलपी ऐसे पार्टनर से कि हाँ मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता हूं, इस बात की कंसेंट लेगी। फिर आगे किसके साथ फाइल कर देगी? रजिस्ट्रार के साथ में फाइल कर देगी। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, लेकिन कोई भी पार्टनर बिना कंसेंट दिए डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। और वो कंसेंट लेने का फॉर्मेट भी तय है कि किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में हमको कंसेंट लेनी है। सब पहले से फिक्स्ड फॉर्मेट है उसका। प्रायर कंसेंट टू एक्ट एज सच इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जो भी तरीका, जो भी फॉर्मेट, जो भी फॉर्म उसके लिए है, बताया गया है, उस हिसाब से उसको कंसेंट देनी है। पॉइंट नंबर 4 पर निकुंज। Every limited liability partnership shall file with the registrar the particulars of every individual who has given his consent to act as designated partners in such form and manner as may be prescribed within 30 days of his appointment. देखो यहाँ पर टाइम लिमिट आ गई है, यहाँ पर टाइम लिमिट आ गई है। क्या टाइम लिमिट आ रही है कि सर डेजिग्नेटेड जो भी आदमी इस एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाह रहा है, पार्टनर्स में से ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाए जाएंगे, ध्यान रखना। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता हूं, इस बात की कंसेंट एलएलपी लेगी पहले। फिर उस कंसेंट लेने के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के साथ में फाइल कर देगी। रजिस्ट्रार को भी तो अपडेट रखना जरूरी है कि हमारी एलएलपी में ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है सारे कंप्लायंस करने के लिए। तो उस कंसेंट लेने के 30 दिनों के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रार के साथ में फाइल कर देनी पड़ेगी। एवरी एलएलपी शैल फाइल विद रजिस्ट्रार particulars of every individual who has given his consent to act as DP in such form and manner as may be prescribed within 30 days of his appointment as designated partner. बात समझ आ गई अभी तक? और क्या क्या बातें देखी अपन ने? कंसेंट देनी जरूरी है यदि डीपी बनना चाहते हो। तुम कंसेंट किसको दोगे? एलएलपी को दोगे। एलएलपी उसको फाइल करेगी रजिस्ट्रार के साथ में 30 दिनों के भीतर, अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के भीतर, कि ठीक है तुम डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिए गए हो। अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के भीतर उसको रजिस्ट्रार के साथ में कौन फाइल करेगी? उस कंसेंट को एलएलपी फाइल करेगी। सर प्रोसेस समझ में आ गया क्या? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, एक्टिव रहो थोड़े से। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पर। Every limited liability, an individual eligible to be a designated partner shall satisfy such conditions and requirement as may be prescribed. कल को कोई है ना, देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर यदि कोई एलएलपी में बनना चाह रहा है तो उसको वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी जिन्हें प्रेस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, तो सर यानी कि अब अभी तक कुछ प्रेस्क्राइब किया या नहीं किया ये हमारा मैटर नहीं है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा लिख के क्या कर दिया, यानी भविष्य में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हो ना, तो उसके लिए कुछ प्री क्वालिफिकेशंस भी हो सकती हैं। ये पूरी करोगे तो ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बन पाओगे। इस बात का रास्ता बना दिया है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए भी कुछ बातें जरूरी हो। ठीक है, जो जो क्वालिफिकेशंस ये लोग बताएं वो पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ भाई। Every designated partner of a limited liability partnership shall obtain a designated partner's identification number DPIN from the central government and the provision of section 153 to 159, both inclusive of the Companies Act 2013, shall apply Mutatis mutandis, for mutatis the state. mutandis for the said purpose। क्या कह रहे हैं कि सर हर डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है
एलएलपी का, उसको एक डीपीआईएन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कंपनीज में क्या होता है, कंपनी में डायरेक्टर बनने से पहले डिन लेना पड़ता है ना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने से पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। तो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को डीपीआईएन लेना रहेगा, और डीपीआईएन के लिए सेम प्रोसीजर लागू होगा जो कंपनीज एक्ट में इन सेक्शंस में डिन के लिए अप्लाई होता है, यानी सेम टू सेम चिपका दिया। म्यूटेटिस म्यूटेंटिस का मतलब होता है एज इट इज, वैसा जहां पर है वैसा का वैसा यहाँ चिपका दिया हमने, ठीक है, फॉर द सेट पर्पस। वही प्रोसेस को एज इट इज यहाँ पर फॉलो कर लेना है। तो सर क्या तुमको डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई? सर एक शॉर्ट में रिवाइज कर लो। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम 2 होने चाहिए किसी भी एलएलपी में, जिनमें से एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 डेज इंडिया में स्टे किया है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की वो क्या है सर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में यदि डेजिग्नेटेड पार्टनर बताए हुए हैं कौन होगा तो वो हो जाएंगे। यदि ऐसा लिखा हुआ है कि सारे पार्टनर्स बारी बारी से होंगे तो हम सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे, सारे पार्टनर्स को। नंबर 3, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है सर, उसमें डीप सर उसको कंसेंट देनी होगी अपॉइंट होने से पहले कि हाँ मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता हूँ। ऐसी एलएलपी को कंसेंट देनी होगी। एलएलपी को वो कंसेंट 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास में फाइल करनी होगी। किसी भी पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने से पहले डीपीआईएन लेना पड़ेगा, डीपीआईएन लेना पड़ेगा, और कंपनीज एक्ट के वही प्रोविजंस एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे जो डायरेक्ट डिन लेने के लिए होते हैं, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए वो सारी क्वालिफिकेशंस होंगी, वो सारी रिक्वायरमेंट्स उसको पूरी करनी पड़ेंगी जो कि भविष्य में उसके लिए प्रेस्क्राइब करी जाती है। ये सारी बातें सर 5 में से 4 तो ले आओगे यार, इतना मेरे को अब गारंटी हो गई। यदि इस पे क्वेश्चन आता है तो ले आओगे या नहीं लाओगे, बोलो। यस सर। ठीक है, 5 में से 4 तो लाने ही है, और 5 लाओगे तो बड़ी खुशी होगी। अब ये तो कर लिया अपन ने डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है। थोड़ा सा आ जाओ एक नया कंसेप्ट आया है, स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे कंपनी में था ना, स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी, उसके क्वालिफिकेशंस बताई थी कि एक कंपनी को हम छोटी कंपनी तब बोलेंगे जब ये या ये बातें पूरी हो जाएंगी, तब भी हम उसको छोटी कंपनी बोलेंगे। छोटों को घर में ज्यादा प्यार मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ सर, छोटों को घर में ज्यादा प्यार मिलता है। तो यार इनको कुछ छूट मिलती है, काफी सारी छूट मिलती है अलग अलग चीजों में। तो हर कंपनी में एक होड़ मच जाएगी स्मॉल कंपनी, यदि वो बन रही है तो उसको डेफिनेटली स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से फिर एलएलपी वालों ने कहा कि हम कोई मतलब दूसरे ग्रह से आए हैं क्या, हमको भी तो ये फैसिलिटी दो। तो जब देखा कि हाँ जरूरी हो रहा है ऐसा करना, तो एलएलपी में भी एक स्मॉल एलएलपी का फंडा लाया गया, जो इसी बार से इंट्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारे एग्जाम से। तो ये बिल्कुल आ सकता है स्मॉल एलएलपी क्या होती है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, और इस पे बेस्ड प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्मॉल एलएलपी क्या है। देखो सेक्शन 2TA, ठीक है, इट मींस स्मॉल एलएलपी मींस एन एलएलपी। नंबर 1 पढ़ भाई। The contribution of which does not exceed 25 lakhs rupees of or such higher amount not exceeding 5 crores rupees as may be prescribed. देखो पहली रिक्वायरमेंट क्या है स्मॉल एलएलपी होने की, स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होने की पहली रिक्वायरमेंट है कि जो पार्टनर सारे मिलके कंट्रीब्यूशन करते हैं ना कैपिटल के लिए या एलएलपी चालू करते वक्त, पार्टनर्स जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो सब मिला के मैक्सिमम 25 लाख रुपए होना चाहिए। अभी कितनी प्रेस्क्राइब करी गई है कंट्रीब्यूशन की लिमिट? मैक्सिमम 25 लाख रुपए होनी चाहिए, या फिर
ये भविष्य में इंक्रीज करी जा सकती है, तो इंक्रीज करने की लिमिट कितनी है कि 5 करोड़ रुपए के दायरे में ही इसको इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 5 करोड़ तक जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी तब ये 5 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी। लेकिन लॉ ने लिमिट क्या रखी है, 5 करोड़ से बड़े वालों को स्मॉल एलएलपी नहीं मानना है, 5 करोड़ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिसमें पार्टनर्स ने दे दिए। लेकिन अभी के लिए क्या लिमिट है, 5 करोड़ के दायरे में प्रेस्क्राइब करना था, तो सरकार ने कितनी रखी है छोटे होने की लिमिट? सर सारा पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन मिला के 25 लाख रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई पहली रिक्वायरमेंट स्मॉल एलएलपी होने की। एंड है, ध्यान रखना भैया, और नहीं है, एंड है। देखो एंड है, एंड है, एंड है। सेकंड बात क्या रखी है बोलो? The turnover of which, as per the statement of accounts and solvency for the immediate preceding financial year, does not exceed 40 lakh rupees or such higher amounts, not exceeding 50 crore rupees as may be prescribed. देखो टर्नओवर, सबसे पहले तो पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन, फिर एलएलपी किस लिए बनती है? धंधा करने के लिए बनती है। धंधा करेगी तो टर्नओवर होगा। टर्नओवर ऑफ विच, टर्नओवर ऑफ विच डज नॉट, टर्नओवर ऑफ विच डज नॉट एक्सीड। अच्छा, किस कौन सा टर्नओवर देखोगे सर? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर एज पर immediately preceding financial year, immediately preceding फाइनेंशियल ईयर। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है रे? 22-23 चल रहा है ना? यानी कि कोई एलएलपी स्मॉल एलएलपी है या नहीं, उसके लिए पार्टनर का कंट्रीब्यूशन ये करंट ईयर में मैटर करेगा, इसमें प्रीवियस ईयर नहीं मैटर किया। ये जो अब भी है, ध्यान रखना, यहाँ फंसाने की कोशिश करेंगे तुमको। अब भी जो है ना, वो तुमको बोलेंगे प्रीवियस ईयर में पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन 30 लाख था, हमको प्रीवियस और अभी वाले ईयर में 25 लाख है। हमको प्रीवियस ईयर वाले से मतलब नहीं है। पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन कौन सा चाहिए? इस साल का चाहिए। अभी हम जिस डेट पे बैठे उस डेट पे पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन क्या है वो चाहिए। यहां फंसाने की कोशिश कर सकते हैं तुम लोग को। ठीक है, दूसरा टर्नओवर एंड टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी अभी 22-23 चल रहा है तो हमें 21-22 फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है। वो कहां से देखना है 21-22 का? सर हमको देखना है फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी करके एक स्टेटमेंट एलएलपी को फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के साथ में। ये मेरे अकाउंट्स के स्टेटमेंट है और मैं पूरी तरीके से सॉल्वेंट हूं, अपने डेट्स चुकाने में सक्षम हूं, मैं इंसॉल्वेंट न होने की कगार पे नहीं पहुंचा हूं। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एलएलपी को फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के साथ में। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी है, उस हिसाब से इस एलएलपी का टर्नओवर मैक्सिमम इट डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीस। उसका टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 40 लाख रुपीस होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए टर्नओवर। और भविष्य में यदि ये इंक्रीज भी करे तो ये 50 करोड़ रुपए की लिमिट के अंदर अंदर ही सरकार इंक्रीज कर सकती है। अभी कितना है? 40 लाख रुपीस। तो टर्नओवर तो देखना है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी से, और पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन देखना है अभी जो इस समय पड़ा हुआ है लेस देन 25 लाख और 40 लाख। 25 और 40 समझ में आ गया? कैसे कैसे समझ में आ गया? कहां से देखना है, कौन से साल का देखना है, ये समझ में आ गया। तो फिर ये दोनों रिक्वायरमेंट्स दिस एंड दिस, और इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट और है, और आइए देखते हैं, और which meets such other requirements as may be prescribed and fulfills such terms and conditions as may be prescribed। भविष्य में दूसरी कोई रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको भी वो मीट विद करती है और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हम अप्लाई करें उनको फुलफिल करती है, वो भी होगा। तो अभी तो इससे कोई मतलब नहीं है, पर लिख देना। ठीक है, अभी के लिए दिस एंड दिस, कैसे कौन से ईयर का देखना। ठीक है, क्या क्या लिमिट्स है? 25 विद इन अ ब्रैकेट 5 करोड़, 40 विद इन अ ब्रैकेट 50 करोड़, 40 लाख इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी से देखना है। और
पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन जो 25 लाख है वो अभी का मैटर करेगा, अभी इस समय क्या है। सर स्मॉल एलएलपी समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। यस सर। बहुत ध्यान से समझ लेना। सर स्मॉल एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों पे इस बार क्वेश्चन आने की डिफाइन करो, या स्मॉल एलएलपी पे क्वेश्चन टेक देवे। हालांकि अभी तक की एलएलपी की परिपाटी ये रही है कि सर एलएलपी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बजाय उन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे हैं। तो आपसे मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना कि स्मॉल एलएलपी पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, और लेकिन पूछ लें प्रैक्टिकल तो तैयार रहना उसके लिए, ये तुमको मैंने समझा दिया है। चलिए, तो सर ये भी हो गया, स्मॉल एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर भी हो गया अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर। उससे पहले एक बार अपने मॉड्यूल की तरफ वापस बढ़ते हैं। ये भी पढ़ लिया था अपने, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस इस पे अप्लाई नहीं होंगे। पार्टनर कौन हो सकता है, एन इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर इन एलएलपी। हालांकि वो एलएलपी में पार्टनर बनने की काबिलियत तब नहीं रखते हैं जब या तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या उन्होंने अप्लाई कर रखा है और अभी तक उनकी एप्लीकेशन इंसॉल्वेंसी की पेंडिंग है, या फिर अनसाउंड माइंड है, या फिर माइनर भी है तो भी नहीं कर पाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, और मिनिमम 2 होने चाहिए। और यदि किसी टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी टाइम गलती से एलएलपी की संख्या में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की संख्या 2 से नीचे आ गई तो फिर आप 6 महीने तक तो बिजनेस कैरी ऑन कर पाओगे जो अकेला एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो, ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद में भी नॉलेज था कि अकेला ही हूं और फिर भी अकेले ही बिजनेस कैरी ऑन किए जा रहे हैं, तो सर he shall be liable, वो अकेला बंदा जो गलत काम किए जा रहा है, he shall be liable personally for all the obligations of the LLP incurred during that period। 6 महीने का समय दिया, एक हो गया डेजिग्नेटेड पार्टनर, एक ही रह गया, 6 महीने तक ऐसे चला लो, उसके बाद में भी तुम ऐसे ही चला रहे हो तो इन सारे कामों के लिए तुम्हारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। और डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं अपन ने पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी अपन ने पढ़ लिए थे, बार बार बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी क्या है, ये देखो, एलएलपी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। सर ऑर्गेनाइज्ड है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इतना, पार्टनरशिप 1932 इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, और डिटेल्ड लीगल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स भी नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है। इजी टू फॉर्म है, बनाना आसान है। ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप 1932 में तो लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इधर पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है, सिवाय तब जब वो फ्रॉड कर रहे हो। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, चाहे जो रख लो, इजी टू डिसॉल्व, वापस खत्म करना भी एलएलपी को आसान होता है। सभी जने सेम लिंक पे वापस रिजॉइन कर लो, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, वापस रिजॉइन करो।